दोस्तों, साथियों और मित्रों, समाज जब प्रगति की राह की तरफ बढ़ने लगता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने उन पुराने और जड़ विचारों को छोड़ करके उन नए विचारों, उस नई सोच और नए रास्ते पर चल पड़ता है जो कि उसके जीवन में बुनियादी परिवर्तन लाने का प्रोसेस शुरू करता है और उसके भीतर और बाहर एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ये प्रक्रिया कोई अचानक शुरू नहीं होती है, इसके पीछे अब बहुत सारे लोगों का दिमाग लगता है, बहुत सारा सेक्रीफाई होता है और बहुत सारे त्याग और बहुत सारी मेहनत और ज्ञान के इनलाइटमेंट और संघर्ष के बाद ये सब कुछ संभव होता है। चाहे भारतीय नवजागरण की प्रक्रिया हो, चाहे पश्चिम का रेनेसा हो, चाहे स्त्रियों का समाज में बराबर का अधिकार हो, या कविता, कहानी, साहित्य की दुनिया में जो कुछ बुनियादी परिवर्तन हमें घटित होता हुआ दिखाई पड़ता है, उसके पीछे कोई एक ही दिन का श्रम और मेहनत नहीं है, बल्कि कई सालों वर्षों की मेहनत है, लोगों का सेक्रीफाई है, तभी जाकर के समाज में सारा परिवर्तन घटित हुआ है। तो हम सिर्फ किसी विचार को किसी विचार की प्रतिक्रिया के रूप में न देख करके उस विचार की सीमा के चलते नए विचार के आवागमन या आने को अगर हम समझ जाएंगे तो शायद हम चीज़ों का ज़्यादा बेहतर मूल्यांकन भी कर पाएंगे और उनको समझ भी पाएंगे। अब देखिए, इस निबंध में क्या कहना चाहते हैं कि प्रगतिवादी काव्य छायावादी काव्य की प्रतिक्रिया में आया। प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि कल्पनालोक में उड़ान भरने के बजाय धरती की कठोर यथार्थ से सामना करने में विश्वास रखते थे। कविवर पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने बहुत उड़ लिए अंबर में अब धरती पर उतरो में प्रगतिवादी कामना को मानो वाणी दी है। छायावादी काव्य का इंद्रधनुषी आकाश को ताकना छोड़कर निराला और पंथ जैसे छायावादी कवियों ने धरती पर बसने वाले अभावों से ग्रस्त आम आदमी की अवस्था को अपने काव्य में शब्दाबद्धित करना आरंभ किया। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर जैसी कविता लिखकर निराला ने अभाव में ही जिंदगी को कविता में पेश करने की शुरुआत की। इसी प्रकार ताज कविता में पंत जी ने युग युग से मनोहर माने जाने वाले ताज की भर्त्सना करके उसके प्रगतिवादी स्वभाव का परिचय दिया। कल्पना की उड़ानें देर तक कवि का साथ नहीं दे सकती, उसे धरती से जुड़ना ही पड़ता है। जिस प्रकार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया स्वरूप था, उसी प्रकार इसमें सूक्ष्म के प्रति स्थूल की प्रतिक्रिया भी दिखाई देती है। यह जीवन की विषमताओं को भुलाकर सौंदर्य के स्वप्न नहीं देखना चाहता। जैसे तो जहाँ नवीनता है वहीं प्रगति है। छायावाद भी इस प्रगति के रूप में आया था, किंतु प्रगतिवाद अब एक पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। वह काव्य को वस्तुवाद की कठोर और कर्कश भूमि पर खड़ा कर देना चाहता है। वह शोषित पीड़ित मानव को ही अपने काव्य का आलम्बन बनाना चाहता है। सामंतशाही और पूंजीवादी से उसका विरोध है। जो लोग उनसे संबंध रखने वाली कविता करते हैं अथवा जो प्रगतिवादी सिद्धांत को नहीं मानते, वे प्रतिक्रियावादी कहलाते हैं। प्रगतिवाद वर्गहीन समाज के पक्ष में है। यह एक प्रकार से मार्क्सवाद का साहित्यिक रूप कहा जा सकता है। सौंदर्य और कला से उसका विरोध नहीं है, किंतु यह पहले उन भौतिक अभावों और जनता के दैन्य और दारिद्र्य को दूर करना चाहता है जिसके कारण सौंदर्य अनुभूति में कमी पड़ती है। कुल मिलाकर के ये जो पूरा पैराग्राफ है वो क्या बताता है? पैराग्राफ ये बताता है कि जो कवि है वो कवि सौंदर्य सिर्फ कहते हैं, सिर्फ सुंदर से सुंदर जो मेकअप करके महिलाएं आती उसमें नहीं देखना है, बल्कि सौंदर्य वहाँ दिखना चाहिए जहाँ आदमी सेक्रीफाई करता है, जहाँ मेहनत करता है, जहाँ श्रम करता है, जहाँ त्याग करता है, जहाँ वो पसीना बहाता है। और छायावादी कविता में ऐसा नहीं था कि सारे कवि या सारी कविता उनकी सिर्फ कल्पना की ही उड़ान भर रही थी, ऐसा नहीं था। ठीक है, उसमें कुछ थी, लेकिन ये युग क्योंकि उससे पहले की जब कविता देखेंगे आप, द्विवेदी युग की, उसके पहले का जब समय देखेंगे आप, तो उसमें तो कविता आरंभ ही हो रही थी, खड़ी बोली की कविता का निर्माण ही हो रहा था और रीतिकालीन भावबोध था, सारा कुछ था। तो उस रीतिकाल के बोध से भाषा के स्तर पर और भाव के स्तर पर बाहर आकर के आधुनिक विचार को आत्मसात करना
भी इस कविता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इस चुनौती को इस कविता ने स्वीकार किया। और अगर हम छायावादी कविता की प्रकृति सौंदर्य का चित्रण करना, कल्पना की बात करना, छंद मुक्त की बात करना, स्त्रियों के बारे में लिखना, उन सारी चीज़ों पर विचार करेंगे तो इसको समझने के लिए आप नामवर सिंह की छायावाद नाम की किताब है, बहुत पतली किताब है, बहुत अच्छी किताब है, बड़ी सरल भाषा में लिखी हुई किताब है। अगर उसको हम समझेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आने आएगी और छायावाद का महत्व हमें पता चलेगा। क्योंकि मोटा मोटी ठीक है, हम कह सकते हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था, ठीक है, ये उस दौर की परिभाषा थी, लेकिन ये परिभाषा पर्याप्त परिभाषा नहीं है। क्योंकि जब हम व्यवहारिक स्तर पर उस युग की रचनाओं में प्रवेश करते हैं तो हमें उनके विस्तार का, उसकी विविधता का, उसके वैविध्य का पता चलता है कि उन रचनाओं में कितना विस्तार है, कितनी विविधता है। इसलिए किसी भी विषय को समझने के लिए उसके बहुत सारे लेयर होते हैं, उन लेयर को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और खुश रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको यही कहेंगे कि नेवर गिव अप, ज़िंदगी में लड़ते रहिए, बढ़ते रहिए और खुश रहिए हमेशा। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। स्माइल इज़ ए laughing is the medicine for everyone, so please laughing, fully laughing, yes.